उम्मीद है कि इस वीडियो में हम ये समझ सकेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है वो क्यों मुफीद है, क्यों कारआमद है, क्यों यूजफुल है। तो फर्ज कीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, या यूं कहें कि मेरे पास एक एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि मुझे 1 का क्यूब रूट मालूम करना है, और इसका आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म के जरिए या कॉम्प्लेक्स रूट्स के जरिए के बगैर भी आप इसको इस्तेमाल मालूम कर सकते हैं। तो इसका तरीका था एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक आपको उसके जरिए जो एक रियल रूट मिलेगा, और फिर 2 इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं एक्स क्यूब के। लेकिन जो खास बात है, जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप एक्स क्यूब टू द क्यूब के अलावा एक्स टू द 5th, एक्स टू द 13 और या उससे भी ज्यादा बड़ी पावर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्गेन डायग्राम पर जो पैटर्न्स बनते हैं उनकी मदद से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अब मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर तस्वुर करता हूं जो कि z इज इक्वल टू 1 है। मैं ये कहता हूं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें कि इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो 0 के बराबर है। और अब मैं इस चीज को मैं आर्गेन डायग्राम पर बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है आर्गेन डायग्राम पे। ये वाई एक्सिस जो है इसमें हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस आया और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस आया। अब z इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि 1 1 1 में मार्क कर लूं। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये x एक्सिस पर, यानी कि इसका एंगल कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह से x एक्सिस पर, यानी कि रियल एक्सिस पर, अगर ज्यादा सही अल्फाज इस्तेमाल करूं तो रियल एक्सिस पर उसकी जो वैल्यू है 1 0 के बराबर, यानी कि 1 प्लस 0 आयोटा। ये दरअसल कुछ इस तरह का नंबर है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है और रियल पार्ट इसका 1 है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर लूंगा, बहुत आसान सा तरीका है, इसका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? वो सिर्फ 1 के बराबर होगा क्योंकि इसकी लेंथ 1 है। अब इसके आर्गुमेंट का क्या होगा? आर्गुमेंट का क्या होगा? तो आर्गुमेंट ऑफ z वो किसके बराबर होता है? ये दरअसल इस वेक्टर का एंगल होता है रियल एक्सिस के साथ, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव कहते हैं। तो ये जो है इसका कोई एंगल नहीं है, हम ये कहेंगे कि इसका आर्गुमेंट जो है वो 0 है। अब हो सकता है कि आप कहें कि जी ये तो कोई दिलचस्पी वाली बात ही नहीं हुई और मैं इसको 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकता हूं, या यूं कहिए कि मैं इसको 1 इज इक्वल टू और भी लिख सकता हूं। तो ये मैं इसको ये 1 इज इक्वल टू 1 e टू द पावर 0 आयोटा लिख सकता हूं। तो जिस चीज की भी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन इसको इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है? ये जो एंगल है ये 0 रेडियन है, और जब आप पूरा सर्किल घुमाकर वापस आएंगे तो 2 पाई रेडियन में। याद रखिए कि हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं तो हम एंगल्स को हमेशा पाई रेडियंस में लेते हैं। तो अब ये जो आर्गुमेंट है ये 0 भी हो सकता है, ये 2 पाई भी हो सकता है, और 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है। मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है इसकी, ये 1 इज इक्वल टू 1 e टू द पावर 0 आई भी हो सकता है, फिर 2 पाई आई भी हो सकता है, और जो है वो 4 पाई आई के बराबर भी हो सकता है। ये सब के सब 1 के बराबर होंगे इस आर्गेन डायग्राम के मुताबिक। अब अगर मैं कहता हूं कि ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, एक्स क्यूब ये भी इज इक्वल टू 1 होगा, और साथ ही साथ एक्स क्यूब जो है वो e टू द पावर 2 पाई आई के बराबर भी होगा, और ये एक्स क्यूब जो है ये e टू द पावर 4 पाई आई के बराबर भी होगा अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर हम क्यूब रूट लें, इन सब के सब का हम क्यूब रूट लें अलग अलग, तो इसका मतलब क्या होगा? हम हर एक की पावर को 1/3 कर देंगे। इसको भी 1/3, इसको भी 1/3, इसको भी 1/3, इसको भी 1/3, और इस वाले एक्स क्यूब को भी 1/3, और इस e टू द पावर 4 पाई आई को भी 1/3 पावर ले ली। अब ये तो बहुत सादा सा है, एक्स का क्यूब रूट जाइए 1 टू दी, एक का क्यूब रूट जो है वो 1 के ही बराबर होगा, तो ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका क्यूब रूट क्या होगा? ये x हो जाएगा, और e टू द पावर 2 पाई आई का जो क्यूब रूट है वो 2 पाई ओवर 3 e टू द पावर 2 पाई ओवर 3 आई, यानी आयोटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो तीसरा रूट हमारे पास आएगा, ये एक बार फिर x टू द पावर 3 को मैं 1/3 करूंगा तो ये डिवाइड होके बराबर होगा। मेरे ख्याल में रंग वही कर लूं जो मैंने ऊपर रखा है, तो ये x बराबर हो जाएगा मेरे पास e टू द पावर 4 पाई ओवर 3
आयोटा या आई, आप जो दिल चाहे कह लीजिए। तो अब आप सोचिए कि ये जो चीज है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको लग रही है। ये जो x है इसमें अगर आप देखें तो ये 2π/3 आई के बराबर है इसका जो एंगल है। तो ये x1 x2 x3 यानी कि 3 क्यूब रूट्स हैं, क्योंकि हम जाहिर बात है क्यूब रूट्स की बात करें तो 3 रूट्स ही आएंगे। तो अब पहला तो बहुत आसान है, ये 1 पे इसकी वैल्यू आ गई, इसका आर्गुमेंट 0 है हमारे पास। अब बाकी के जो दो हैं आप देख सकते हैं कि इनके आर्गुमेंट नॉन जीरो आर्गुमेंट्स हैं, और एक का 2π/3 है इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर मैं कहूं x1 x2 का मैग्नीट्यूड तो इसका वही 1 होगा, लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड जो है x³ का, मेरे ख्याल है मैं कलर वही रखूं ताकि आपको सीक्वेंस मिलाने में आसानी हो। तो x3 का जो क्यूब रूट होगा, जो इसका वैल्यू होगी वो बराबर होगी इसी के और 1 के। और अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो होगा क्या, 2π/3। x2 का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 2π/3 होगा। जबकि अगर आप देखें तो ये 2π/3 का मतलब क्या है, 2π/3 दरअसल एक ऐसा एंगल है कि आप 2π यानी 360 को जब आप 3 पे तकसीम करेंगे तो ये आपको जवाब आएगा 120, यानी 120 डिग्रीज, यानी ये दरअसल 2π का 1/3 हिस्सा है। ये इस तरह से 1/3 ऑफ द सर्किल, ये 120 डिग्रीज, या हम इसको कहेंगे 2π/3। क्योंकि हम यहां पर पाई रेडियन में बात कर रहे हैं तो इसलिए ये एंगल होगा। ये मैजेंटा वाला आ गया, x ये वैल्यू तो ये आ गई x1, ये सिंपल 1 है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये जो दूसरा वाला है जिसको मैंने मैजेंटा बनाया है, ये x2 जो है, ये इसका एंगल जो है 120 डिग्रीज का है x2 का। अब x3 का अगर आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो ये 4π/3 के बराबर होगा। 4π/3, 4π का मतलब अगर मैं डिग्रीज में बात करूं तो पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है। 180 टाइम्स 4 720 को उसको मैं तकसीम करूंगा तो 240 के बराबर होगा। मैं इसको जरा चेक कर लूं, थोड़ा सा मुझे शुबा हो रहा है। तो 3 को अगर मैं तकसीम करूंगा 720 से तो ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, बिल्कुल सही। ये मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये जो है 240 डिग्रीज के बराबर होगा। ये यहां पर ये इसकी जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की, इसकी मैग्नीट्यूड तो वही है 1, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी, यानी ये 240 डिग्री का होगा, 270 से 30 डिग्रीज कम होगा। तो ये 4π/3 ये है हमारा x3 जो कि इसका आर्ग्यूमेंट है 2π/3 यानी कि 240 डिग्रीज के बराबर है। मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही सेम है, लेकिन पहला जो है वो 0 पे है, फिर दूसरा जो है वो 120, फिर 240, और फिर आप पूरा सर्किल चक्कर काट कर वापस आएंगे तो आप 360 डिग्रीज पर पहुंच जाएंगे। तो अब आप गौर कीजिए, तो आप जब 360 पे वापस आएंगे तो दरअसल वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी। वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि जब हम बात करते हैं इस बात की कि हम इसमें 3 रूट लें, तो हम देखिए e⁻² 2π/3i और फिर e⁴π/3i। अब हम आगे मजीद क्यों नहीं जाते, आगे हम इस वजह से नहीं जाते क्योंकि हमारे पास एंगल्स जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं x2 पर बात करूं तो इसकी जो, अगर मैं इसको वेक्टर के तौर पर या यूं कहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा x = कोसाइन 2π/3 और प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये अब मैं इसको जो हमारी स्टैब्लिश्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो इसको लिख सकता हूं। तो अगर आप गौर करें तो ये 60 डिग्रीज का एंगल ये बनेगा, और ये हमारे पास ये एक यूं कहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसका π/3/2 और ये -½ के बराबर, क्योंकि ये 30 60 90 की राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो अगर हम यहां पर cos π/3 रखेंगे तो ये -½ हो जाएगा, जो कि इसका x कोऑर्डिनेट भी है, या यूं कहिए कि इसका रियल कोऑर्डिनेट है, और इसका इमेजिनरी कोऑर्डिनेट जो है उसकी जो हाइट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में √3/2 के बराबर है। तो ये √3i, तो ये x2 ये a दूसरा रूट हो जाएगा, पहला रूट तो 1 था। इसी तरीके से x3 का जो कि हम कहेंगे कि ये तीसरा जो क्यूब रूट है 1 का, तो ये x3 = -½ क्योंकि ये -½ है, और ये इसका जो
इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये एंगल जो है ये भी इत्तेफाक आप ये देखिए कि ये भी 60 डिग्रीज ही का एंगल है, तो ये भी 60 30 90 की जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो इस पर अप्लाई होगी। तो ये जो है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस के साइन के साथ, क्योंकि ये नीचे है डाउनवर्ड है, तो ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2i। तो हाँ, इस तरीके से हमने बड़ी आसानी के साथ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस्तेमाल करते हुए ये एक रूट, ये दूसरा रूट, और एक तो 1 वाला रूट तो पहले ही हमारे पास आ चुका था ये x1 की शक्ल में। इस तरीके से हमने आपने देखा कि कितने आसानी के साथ हमने पूरे के पूरे 3 के 3 रूट्स मालूम कर लिए। और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि हम जब वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती, क्योंकि हम इसको पूरे एक 360 या 2 पाई के लिए करते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद जब हम जाएंगे तो ये वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। और आप गौर कीजिए कि अगर आपको 4th का रूट निकालना होगा तो आप बिल्कुल इसी तरीके से, अभी आपने 360 को 4 हिस्सों में तकसीम किया था, फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया था, अब आप इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे इसका यूं कहेंगे 4th रूट लेने के लिए। तो ये हो जाएगा, अगर आप सोचें कि e इज इक्वल टू ये 6 पाई आई भी बराबर है 8 पाई आई के बराबर भी होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो x³ ऑफ 6 पाई आई ये दरअसल क्या है, ये दरअसल अगर आप गौर करें तो इसमें भी x आपको जो मिलेगा वो मिलेगा e⁻² पाई आई के बराबर। यानी कि ये वैल्यूज जो हैं ये जैसे ही हम 2 पाई से ज्यादा जाएंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास एक बार फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, रिडंडेंसी आना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि जितने हम रूट्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम क्यूबिक रूट ले रहे हैं तो हम किसी भी सर्किल को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4th रूट ले रहे हैं तो हम उसको 4 हिस्सों में किसी भी सर्किल को डिवाइड करते हुए उसके 4 रूट्स निकालेंगे और ज्यादा वैल्यू की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात